अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरियम में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कोरल ड्रा के कोर्स की 3rd क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको शेप टूल के बारे में बताऊँगा कि आप शेप टूल के साथ किस तरह मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आएँ स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब और मैं शेप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शेप टूल बेसिकली आपकी टूल बार के अंदर सेकंड ऑप्शन के ऊपर जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ये आपका शेप टूल कहलाता है। ठीक है, आप F10 प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक भी करेंगे तो ये आपके पास शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। शेप टूल किस तरह काम करता है ये समझाने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो उससे के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ और इसे P प्रेस करके सेंटर लाइन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी हो तो मैंने उसके अंदर आपको सिलेक्शन टूल में और शेप टूल में एक फ़र्क बताया था कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सिलेक्शन टूल से तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, आप उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेप टूल के साथ आप उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जब आप रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हो। जैसा कि मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ और मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट टूल के साथ या पिक टूल के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं शेप टूल लूँगा तो शेप टूल जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये अभी जो सिलेक्शन हुई है ये सिलेक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा और वो चेंज क्या आएगा वो आप खुद ही यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिएगा। वो ये है कि जैसे ही मैं शेप टूल पे क्लिक करूँगा तो जो पहले आपको आउटसाइड पर बॉक्सेस नज़र आ रहे थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब बेसिकली आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की और साथ में ये आपको नोड्स नज़र आ रही हैं 4 जो कि बिल्कुल 4 एजेस के ऊपर बनी हुई हैं। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे शेप टूल के साथ और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जितना आप इसे मैक्सिमम कर सकते हैं वो आप करेंगे तो ये उतने ही अपने कॉर्नर्स राउंड कर देगा। ठीक हो गया। Ctrl+Z करके मैं ये कमांड वापस कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप ऊपर जाएं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार में देखें तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे आप 3 किस्म के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। पहला मैंने आपको करके दिखा दिया राउंड कॉर्नर, दूसरा आपको मैंने स्कैलोप्ड कॉर्नर अभी मैं करके दिखाता हूँ। बेसिकली राउंड कॉर्नर में ये होता है कि आपका जो कॉर्नर राउंड हो रहा होता है वो बाहर की तरफ हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्कैलोप्ड कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे जब इसे कॉर्नर्स को आप राउंड करने की कोशिश करेंगे तो अब आपका राउंड वाला कर्व अंदर की साइड पे आएगा जिस तरह के अभी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाए मैं इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसे ऑरेंज कलर फिल कर दिया। और अगर इसी तरह आप यहाँ पे चैम्फर्ड कॉर्नर के आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे वो तिरछे हो गए हैं। ठीक है, ये 3 कमांड्स आप रेक्टेंगल टूल के अंदर जब आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप शेप टूल के ज़रिए 3 किस्म के कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जब आप शेप टूल के साथ काम कर रहे होते हैं तो शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ तब तक आपको यहाँ पे ऊपर चेंज होती नज़र नहीं आएंगी जब तक आप जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप उसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर दें। कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट जब करेंगे तो उससे फ़र्क ये आएगा कि जो ऑब्जेक्ट पहले आप उसके सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड कर रहे थे या उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ही उसे काम कर रहे थे, जब उसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे एज़ पर शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, अब जब आप शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उसे चेंज करेंगे तो आप उसकी शेप को बदलने के तमाम ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देंगे। वो किस तरह? मैं यहाँ पे इसी बॉक्स की एक नीचे कॉपी ले लेता हूँ
और मैं इसे रेड कलर फिल कर देता हूँ। जो हमारा ऑरेंज है ये सिंपल हमारा रेक्टेंगल लगा हुआ है जिसको मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इस पे शेप टूल से अप्लाई करता हूँ कोई भी कमांड तो सिंपली मैं इससे मैक्सिमम जो काम कर सकता हूँ वो सिर्फ ये है कि मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। मैं इसके अलावा इस पर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही। अगर मैं इसके कॉर्नर्स को पकड़ के बाहर को खींचने की कोशिश करता हूँ ये बाहर को नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे वाले रेड बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और सबसे पहली एक ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व से मुराद ये है कि जो आपके रेक्टेंगल की चारों साइड्स हैं वो आप उनको कर्व में बदल देंगे। उससे ये होगा कि आप रेक्टेंगल के तमाम कॉर्नर्स को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप Ctrl+Q प्रेस करेंगे या यहाँ पे इस कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसी कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कन्वर्ट टू कर्व्स पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं शेप टूल सेलेक्ट करूँगा अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं ऊपर वाले को जिसको मैंने कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं किया जब सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे डॉटेड लाइन शो होती है और कॉर्नर्स पे छोटे छोटे नोट्स पॉइंट शो हो रहे हैं जो कि ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं। लेकिन अब नीचे वाले को मैंने क्योंकि कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया है या कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर दिया है तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे सॉलिड ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है और छोटे छोटे वाइट कलर के 3 स्क्वायर शेप बॉक्सेस हैं और एक आपको एरो मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसके कॉर्नर्स को पिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये अब आपके कॉर्नर्स मूव होना शुरू हो गए। अब आप इसे अंदर की तरफ ले जाएं, अब आप इसे बाहर की तरफ ले जाएं, अब आप यहाँ से इसे अंदर ड्रैग कर दें, अब इसे यहाँ से ड्रैग कर दें, अब आप इसे यहाँ से ड्रैग कर दें। जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं आप इसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक कमांड तो होगी कन्वर्ट टू कर्व्स की। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट टू कर्व्स में चेंज हो गया। लेकिन इसी तरह एक और कमांड है जिस तरह अभी आपने Ctrl+Q प्रेस करके कन्वर्ट टू कर्व्स किया उससे जो आपका फिल एरिया था वो बदल गया किसके अंदर, कर्व्स में। लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट पे एक दफ़ा दोबारा कमांड अप्लाई करेंगे और करेंगे Ctrl+Q पहले आपने प्रेस किया था, अब आप करेंगे Ctrl+Shift और साथ में आप प्रेस करेंगे Ctrl+Q। इस कमांड को अप्लाई करने से पहले मैं इसकी आउटलाइन को थिक कर देता हूं ताकि आपको इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। आउटलाइन को थिक करने के लिए मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ में गया, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पे मैं सिंपली इसकी विड्थ को मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ और ओके कर रहा हूँ। आउटलाइन मेरी यहाँ पे थिक हो गई और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ Ctrl+Shift+Q। जैसे ही मैं Ctrl+Shift और Q को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे पहले आउटलाइन लगी हुई थी वो एक अब अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब आपने इस ऑब्जेक्ट को अगर आउटलाइन लगानी है तो आपने इसे दोबारा सेलेक्ट करना है, कलर पैलेट पे जाना है और दोबारा यहाँ से कोई भी आउटलाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं दोबारा इसकी थिकनेस को बढ़ा रहा हूँ और इसे 3 कर रहा हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आउटलाइन मैंने चेंज की है अगर अब आप इसे फिल करेंगे तो जितनी थिकनेस उस आउटलाइन की थी उतना ही फिल होगा, अंदर वाला एरिया फिल नहीं होगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट उतना ही सिलेक्ट हुआ है और उसकी शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे कलर दे रहा हूँ रॉयल ब्लू और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रॉयल ब्लू कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे पहले ये आपकी आउटलाइन थी, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब अगर मैं इसे आउटलाइन दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन फिल हो गई। अब मैं इसकी भी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ और ये सेम वही चीज़ बन गई है जिस तरह पहले ये बॉक्स के साथ आउटलाइन थी और ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इस तरह की शेप किस तरह बन सकती है कि यहाँ पर
एक पीछे बॉक्स लगा हो और एक अंदर बॉक्स लगा हो, लेकिन वो सिंपली सिर्फ इतना एरिया फिल हो और अंदर वाला एरिया नेगेटिव हो। ये मैं अभी के लिए इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाली क्लास के अंदर ये चीज़ आपको बिल्कुल पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये 5 से 6 ऐसी कमांड्स हैं जो कि आपको मैं एक ही क्लास में समझाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसे मैं मैक्सिमम एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि कोरल ड्रा में 50% जो काम है वो उन्हीं कमांड के ज़रिए होता है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक शेप टूल है, तो मैं आज शेप टूल्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और F4 प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को जूम कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे जूम आउट कर रहा हूँ। शेप टूल को मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं इस शेप टूल के साथ इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन वाली साइड पे जाऊँगा और वहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको एक लाइन जिगजैग बनी हुई शो होगी कर्सर के साथ, छोटी सी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब आप कर्व्स के मुताबिक काम कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट अब कर्व बनने के लिए रेडी है। ठीक है, कर्व बनाने के लिए आपको नए नोड्स ऐड करने पड़ेंगे। नोड्स क्या होती हैं? नोड्स बेसिकली आपके जो ये कॉर्नर्स बने होते हैं, ये आपकी नोड्स होती हैं। ये जो आपके एंकर पॉइंट या नोड्स इसे कह सकते हैं, तो कोरल ड्रा में से नॉर्मली नोड्स कहा जाता है। ठीक है, आपको नोड्स ऐड करने पड़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक बार जो मेरी शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ बार है, यहाँ पे कुछ कमांड स्लीपिंग मोड पे और कुछ कमांड एक्टिवेट है। कुछ कमांड स्लीपिंग मोड में इसलिए हैं क्योंकि अभी उनकी इस ऑब्जेक्ट पे ज़रूरत नहीं है। जब सिस्टम समझेगा कि अब यहाँ पे ये वाली कमांड अप्लाई होनी है, तो वहाँ पर एक कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और दूसरी स्लीपिंग मोड पे। जब आपको कर्व चाहिए होगी तो कर्व आपकी एक्टिवेट होगी, और जब आपको कर्व नहीं चाहिए होगी तो उस वक्त आपकी स्ट्रेट लाइन वाली कमांड एक्टिवेट होगी। यहाँ पे अभी बेसिकली मेरे पास सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर कन्वर्ट टू कर्व्स की जो कमांड है वो मुझे एक्टिवेट है कि ये आपके लिए अवेलेबल, आप यहाँ पे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस कमांड के यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल ऊपर से दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं और आपकी शेप ऊपर नीचे की तरफ साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो ये ऊपर वाली मेरी स्ट्रेट लाइन है इसे मैं कर्व की शेप में दे दूँ और थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर्व बना दूँ। कर्व बनाने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अभी मैंने साइड पे क्लिक किया शेप टूल के साथ, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऊपर आप प्रॉपर्टीज बार में देखिएगा कुछ आइकन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या आप उन्हें सिंपली एक्टिव कह सकते हैं कि एक्टिव हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक्टिव हो गए। मेरी इस वक्त ज़रूरत है कि मैंने यहाँ पे कर्व बनाना है, तो आप यहाँ पे आगे पहला पॉइंट आपका था ऐड नोड्स, अभी मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह डिलीट नोड्स है, फिर इसके आगे ये ज्वाइन टू नोड्स आ गया, ब्रेक कर्व्स आ गया, कन्वर्ट टू लाइन आ गया और कन्वर्ट टू कर्व आ गया, और मुझे कन्वर्ट टू कर्व ही कमांड चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो नियरेस्ट लेफ्ट और राइट पे नोड्स होंगी उनके पास आप देखेंगे कि उनके साथ ही आगे अब हैंडल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, इन हैंडल्स का मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसी तरह, क्योंकि मैंने ये कमांड सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं सेंटर से पकड़ता हूँ, सेंटर में मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे कर्व बन रहा है और ये मेरी एक बड़ी ही स्मूथ किस्म की कर्व बन गई। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं यार ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट सा कर्व बन गया, लेकिन मुझे कर्व चाहिए थोड़ा इस तरह ऊपर से नीचे आए और यहाँ से वापस चला जाए। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये हैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अब आपको, तो वो हैंडल्स क्या काम करते हैं वो करने के लिए मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। ये हैंडल आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हैंडल्स का आपको एरो नज़र आ रहा है छोटा सा। अब आपने इसके ऊपर अपने शेप टूल के साथ क्लिक करना है
ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब नीचे को आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक साइड ही मेरी कर्व हो रही है। ठीक है, अब मैं इस पर नीचे करता जाऊँगा तो ये एक साइड से ही नीचे कर्व बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसे चाहूँ मैं इसे भी नीचे कर सकता हूँ तो हमारा एग्जैक्ट वही कर्व बन जाएगा जो हम पहले बना रहे थे। और वही कमांड अगर हम कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो ये एक सीध में अपने आप को नीचे कर्व बनाएगा। अगर मैं इसे कंट्रोल छोड़ के करूँगा तो आप फ्री हैंडली इसे जिस तरह मर्जी कर्व बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये आपका कर्व प्रोपोर्शनली अपनी राइट साइड को भी कर्व बनाता हुआ ऊपर ले जाएगा और ये आपका यहाँ पे कर्व बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो होगी, ये मैं वापस वही कर्व लेकर आता हूँ ताकि आपको एक और चीज़ समझा दूँ। एक पॉइंट तो हो गया ये। इसी तरह मैं फिर शेप टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि यार ये मैंने जो कर्व बना दिया है ना, इस कर्व में ये वाला कर्व तो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन मुझे ये वाला जो कर्व है वो स्ट्रेट ही चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट कर्व लगाने से पहले आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन चाहिए होगी जिस पे आपको आइडिया हो सके कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान मैंने कहाँ पे नोड ऐड करनी है। नोड ऐड करने का मकसद ये है कि जैसे आप नोड ऐड कर देंगे तो फिर ये और यहाँ तक जो फासला होगा वो अलग होगा और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है या फासला है वो अलग काउंट होगा। ठीक है, मतलब आप फिर इसके अंदर जो चेंज करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी और यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। गाइडलाइन लेने के लिए आपने सिंपली ऊपर जो आपको रूलर नज़र आ रहे हैं आपने उन पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको गाइडलाइन आ गई। ठीक है, और अब आपने इस पॉइंट पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक और आइकन बन गया जो आपको गाइड कर रहा है कि आप कहाँ पे इस चीज़ को रख सकते हैं और कहाँ पे आप नहीं। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे आके अपनी गाइड को रिलीज़ कर देता हूँ। जब भी आपने गाइड पे काम करना है तो गाइड पे काम करते वक्त जैसे ही आप ऊपर आते हैं अपनी स्टैंडर्ड बार के ऊपर तो यहाँ पे थर्ड लास्ट आपको एक ऑप्शन मिलती है स्नैप टू। स्नैप टू के अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स के साथ जो बॉक्स है इसको हमेशा चेक रखना है। चेक रखने से ये होगा कि जब आप गाइड नहीं लेंगे, मतलब अभी यहाँ पे एक नई गाइड लेता हूँ तो मैं गाइड को लेकर नीचे सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वो मुझे गाइडलाइन दे रहा है साथ साथ एक छोटा सा आइकन बनाकर। तो ये वो सब हो रहा है उस एक ऑप्शन की वजह से कि वो ऑप्शन आपकी चेक है। ठीक है, अगर मैं उसे अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, अब आप इसे नीचे लेकर आएंगे यहाँ से तो अब आपको वो कोई भी गाइडलाइन नहीं देगा, इसलिए इसे आपने हमेशा चेक रखना है। गाइड को डिलीट करने के लिए भी सिंपल आप सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अब यहाँ पे आ गया स्नैप टू, मैं इसे दोबारा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। पहले ये सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो ऊपर ये एक्टिवेट होगी। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसे हम कहते हैं ऐड नोड्स। ऐड नोड से ही आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि ऐड नोड से मुराद है नोड ऐड करना या नोड जमा करना या नोड लगाना। तो हमें भी नोड ही चाहिए, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उस एरिया में अब एक और नोड ऐड होगी है जिसके अपने हैंडल भी हैं। एक इस साइड पे हैंडल है और एक इस साइड पे हैंडल है, अब आप इनके मुताबिक भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये वाली जो नोड है और यहाँ तक का जो फासला है वो मैंने स्ट्रेट करना है। तो सिंपली इस गाइडलाइन के मुताबिक जब आप इसे आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, अब पहले ये था कि मैंने जो गाइडलाइन सेलेक्ट की थी उसके लिए मैंने स्नैप टू में जाके ऑब्जेक्ट्स को चेक किया था कि जो गाइडलाइन है वो जाके ऑब्जेक्ट के साथ मुझे गाइड करे कि मैंने कहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन अब यहाँ पे है बात उल्ट किस तरह है कि मैंने अब ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के मुताबिक सेट करना है। तो उसके लिए मुझे स्नैप टू में जाके गाइडलाइन को जो है उसे भी चेक करना पड़ेगा। मैं सब चेक करता हूँ तो आप देखेंगे
कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, गाइडलाइन पे लेकर आऊँगा, तो उसके साथ उसी वक्त चिपक जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा कि यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। मैंने यहाँ पे इसे रखा, अब ये मेरे पॉइंट्स बिल्कुल सीधे हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कर्व को स्ट्रेट करना है, तो सिंपली मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा और अब आप देखेंगे पहले यहाँ पे कर्व की ऑप्शन एक्टिव थी, अब यहाँ पे वो स्लीपिंग मोड में है, लेकिन जो कन्वर्ट टू लाइन है वो एक्टिव होगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आपकी ये वाली कर्व जो है वो स्ट्रेट होगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा फ़र्क क्या हुआ है कि थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे ये पड़ा है कि जैसे ये स्ट्रेट हुई तो ये कर्व भी थोड़ा सा बदल गया। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपने नोट लगाई होगी दोनों साइड्स पे, और जो अगली साइड पे एक कर्व बन रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे नोड ऐड की हुई है जो कि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट थी, मैंने पहले बॉक्स लगाया हुआ था, उसके बाद मेरे पास मैंने यहाँ पे एक नोड ऐड की, ठीक है, उसके बाद एक आगे कर्व कंटिन्यू हो रहा है। ये मेरा कर्व ख़राब ना हो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे नोड है मैं बिल्कुल इसके करीब एक नोड और ऐड कर दूँगा। जब वो नोड ऐड करूँगा तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक ब्लॉकेज बन जाएगी जो इसको बिगड़ने नहीं देगी। वो किस तरह, मैं यहाँ पे एक नोड ऐड कर रहा हूँ। नोड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके नोड वाले आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोड ऐड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे नोड ऐड हो गई है। ठीक है। अब अगर मैं इस पे सिलेक्शन लेता हूँ और इसे मैं स्ट्रेट करता हूँ तो अब मेरा ये वाला कर्व नहीं बिगड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है। और ये मेरा कर्व मैं वापस ले आता हूँ। कंट्रोल Z करेंगे तो आप अंडू करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट Z करेंगे तो आप रीडू कर देंगे। ठीक है। और Z प्रेस करके मैं मैग्नीफायर ग्लास ले रहा हूँ और इसे मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं शेप टूल को दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि यार ये वाली जो मैंने कर्व के साथ स्ट्रेट लाइन बना दी है वो मुझे सूट नहीं करी, मुझे वही कर्व दोबारा ये चाहिए, या मैंने दोबारा थोड़ा सा इसे चेंज करना है, या आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही कर देना, तो आप चाहते हैं कि मैं इस नोड को डिलीट करूं। इस नोड को डिलीट करने के लिए जिस तरह आपने डबल क्लिक करके नोड ऐड की थी, अगर आप उसी तरह नोड पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो आपकी नोड डिलीट हो जाएगी। ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आपने ऐड नोड्स को क्लिक किया था वहाँ पे आप डिलीट नोड्स वाले आइकन को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोड्स डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। और उसी तरह आप हैंडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, और ये आपकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार मैंने यहाँ पे नोड्स को ब्रेक देना है और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, और यहाँ पे आपको ब्रेक चाहिए। ब्रेक देने के लिए जिस एरिया में नोड को आपने ब्रेक देना है वहाँ पे आपने सिंपली सिलेक्शन लेकर नोड को सिलेक्ट करना है। ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ब्रेक कर्व के नाम से। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो उसी वक्त मेरा फिल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज ख़त्म कर दी। अब बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री ना होने की वजह से यहाँ पर अब मैं फिल नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये अलग अलग हो गई, और इस साइड पे अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे एक साथ हैं। अब ये बेसिकली बिल्कुल एक लाइन वर्क बन गया। पहले ये एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट में हमेशा फिल भी होता है और आउटलाइन भी होती है, लेकिन जो लाइन है उसमें खाली आउटलाइन होती है। ये वाज़िया फ़र्क है। इस तरह आप किसी भी जगह पे ब्रेक दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हैं आप कि यार मैंने ये ब्रेक तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये इतने ही एरिया के अंदर दोबारा इनको मैंने जोड़ना है। जोड़ने के लिए फिर आप शेप टूल को सिलेक्ट करें और
अब जब आपने यहाँ पे ब्रेक दिया था, अब थोड़ा सा अब आगे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्लोज कर्व की। क्लोज कर्व में बेशक आपका एक कर्व यहाँ पे पड़ा हो, एक कर्व आपका यहाँ पे पड़ा हो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उतने एंगल पे अपने आप ही उस कर्व को क्लोज कर देगा। और मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पहले रेड कलर सेलेक्ट था, इसलिए उसने उसको उसी वक्त फिल कर दिया रेड कलर का। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको वापस कर रहा हूँ कर्व तक और इसे डिलीट कर रहा हूँ, गाइडलाइन को दोबारा यहाँ पे एक नोड दोबारा ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम नोड ऐड करते हैं तो ये हैंडल जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी भी आगे 3 ऑप्शंस हैं कि ये 3 किस्म के आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपने हैंडल को नोड को क्लिक किया, हैंडल्स सामने आने शुरू हो गए। अब आप यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स के आगे 3 आपको मुख्तलिफ किस्म के नोड्स को सेट करने के लिए हैंडल्स मिल जाते हैं। एक है कस्प नोड, दूसरा आपका आ जाता है स्मूथ नोड, तीसरा आपका आ जाता है सिमेट्रिकल नोड, और इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। आप इस पे पहले भी क्लिक करेंगे कस्प नोड पे तो अब थोड़ा सा ये अपने आप को चेंज इस तरह कर रहा है कि ये यहाँ पे बड़ा क्रिस्पी सा काम करेगा और इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्प करके आपके नोड को सीधा करेगा। दूसरे में अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपका स्मूथ है, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली एक सीधा कॉर्नर बना हुआ था। जैसे ही आपने उसे स्मूथ पे क्लिक किया तो उसने इस कॉर्नर को ख़त्म करके यहाँ पे एक स्मूथ वेव बना दी। ठीक है। इसी तरह सिमेट्रिकल पे आप क्लिक करेंगे किसी भी नोड पे या सेंटर लाइन पे या किसी भी कर्व के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे ही आप सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक करेंगे तो वो एक नोड को उसी उभार के मुताबिक दूसरी नोड के साथ भी कर्व में शेप में बदल देगा। पहले क्या था, यहाँ पे एक अलग शेप थी और यहाँ पे एक अलग शेप थी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया और सिमेट्रिकल नोड को सिलेक्ट किया तो उसने जो लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक जो कर्व्स थे उसको एक सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं ये वाली कर्व ख़त्म करके इसे भी स्ट्रेट कर रहा हूँ ताकि मेरा बॉक्स वापस आ जाए, और मैं इसे अब कलर दे रहा हूँ मैजेंटा ताकि थोड़ा सा लुक डिफरेंट हो जाए। मैं शेप टूल दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन की आपको एक ऑप्शन मिलेगी। बेसिकली ये क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे एक नोड ऐड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो ये होगा कि अगर आपने इस साइड पे टॉप साइड पे क्लिक किया हुआ तो उसे वो 360 डिग्री एंगल के मुताबिक इस साइड पे चेंज कर देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्शन मिरर कर देगा और दूसरी साइड पे ले जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें काफ़ी मुख्तलिफ हैं जिसमें आपको रोटेशन मिल जाता है, स्क्यू मिल जाता है, और नोड्स जो हैं वो आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वर्टिकली, उसी तरह आप यहाँ पे हॉरिजेंटली कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो आपको वक्त के साथ साथ काम करने के साथ पता चलेंगी। आपको समझाने के लिए मैं बड़ा एक फेमस लोगो है ट्विटर का, वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आप इस तरह शेप टूल के ज़रिए किस तरह एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं एक स्पीडी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसे सिंपल यहाँ पर साइड पे रख रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो इंपोर्ट की कमांड मेरे पास आ जाएगी। इंपोर्ट से मुराद होता है कि आप कोई भी चीज़ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बुला सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक डाउनलोड का फोल्डर रखा है, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ट्विटर का लोगो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं उसे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पी प्रेस करूँगा, सेंटर लाइन हो गया। शिफ्ट के साथ से मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर मैं इसे ट्रेस कर रहा हूँगा तो ये बार बार कभी ये सिलेक्ट होगा कभी ये सिलेक्ट होगा, तो मुझे इस सिलेक्शन को रोकने के लिए क्या करना है कि इसे लॉक करना है। लॉक करने के लिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो नीचे एक कमांड आ रही होती है लॉक के नाम से। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो मर्ज़ी यहाँ पे काम करें ये इसे सिलेक्ट नहीं करेगा।
अनटिल अनलेस जब तक आप उसके बॉर्डर तक ना चले जाएं और आप उसके बॉर्डर्स को क्लिक ना करें। अभी मुझे यहाँ पे इसके बॉर्डर नहीं नज़र आ रहे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो चारों साइड्स पे लॉक दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपने ये वाली जो बर्ड है वो बनानी है ट्विटर की, तो बनाने के लिए सबसे पहले इसी ऑब्जेक्ट को मैं पहले अनफिल कर देता हूँ, लेकिन आउटलाइन इसकी रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कट शिफ्ट पेज आपके ज़रिए मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आता हूँ, इस शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को ले जाता हूँ इस कॉर्नर के ऊपर, और मैं एक स्पीडी करके दूंगा। तो अभी आपने इसके नोड्स पे ज़्यादा इतना कीनली नहीं देखना, ये सिर्फ आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए। मैं यहाँ पे एक नोड ऐड करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, डबल क्लिक करूँगा एक नोड, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। आपने हमेशा एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आप इस तरह की ट्रेसिंग वाला काम कर रहे हो तो आपने हमेशा कम फासले पे अपने नोड्स बनाने हैं ताकि आपके कर्व्स बेहतर हो सकें। इसी तरह मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, एक नोड बन गया, यहाँ पे रख दी, डबल क्लिक कर रहा हूँ, नोड बन गया, यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे इसी तरह मैं ये नोड्स रखता जा रहा हूँ, और ये नोड आ गई। एक नोड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक नोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक नोड यहाँ पे दे रहा हूँ। अब मुझे आगे कोई भी नोड नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास नोड एक ही है और मैं इसे एक ही रखता हूँ, या आप चाहें तो एक ऐड करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई कर्व लेनी हो तो स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे और आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पूरे लोगो के अंदर स्ट्रेट कोई भी लाइन नहीं है, सारे कर्व्स हैं। अभी अगर मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, इसे मैं क्लिक करूँगा, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, इधर इस तरह, फिर मैं इस पे जाऊँगा, फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पे रखूँगा, तो बार बार मुझे सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन लेनी पड़ेगी और कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे नोड्स ऐड किए हुए हैं वो सारे कर्व्स में हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल एक चीज़ ये करूँगा कि शेप टूल की जो सबसे लास्ट कमांड होती है, अगर आप उस पर देखें तो बेसिकली ये है सिलेक्ट ऑल नोड्स। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी नोड्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तो ये सारी कर्व्स बन जाएंगी। अब मैं इजीली इसे एक को पकड़ता हूँ, यहाँ पे इसे ड्रैग करूँगा, ये मेरी पहली कर्व बन गई, ये मेरी दूसरी कर्व बन गई, ठीक है, ये मेरी इसी तरह तीसरी कर्व, और मैं ये आगे लोगो बना रहा हूँ। थोड़ा सा रफ होगा लेकिन सिर्फ आपके समझाने के लिए। मैं यहाँ पे ये रख दिया, ये रख दी, ये ठीक हो गया। ये आप देखेंगे कि मैंने वो सारी उसी तरह की शेप बना ली। शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मूथनेस जो है वो नहीं मिलेगी। तो स्मूथनेस इस जगह पे इस तरह का क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा नोड्स के आगे पीछे दोनों तरफ नोड्स ऐड करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। जो और सेंटर वाली नोड होगी आप ख़त्म कर देंगे तो वो एरिया उतना स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास। अब मैं अगर मैं इसे कोई भी कलर फिल करूँगा तो ये फिल हो जाएगा और ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। और मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, इसे मैं साइड पे रख रहा हूँ इस एरिया में, क्योंकि मैंने इसे लॉक किया हुआ था। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब ऑप्शन आ गई अनलॉक की, अनलॉक कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ और इसे सेंटर में रख रहा हूँ और इसे मैं वही कलर दे रहा हूँ, सियान कलर। तो इस तरह आप यहाँ पे शेप टूल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं और उसे किसी भी शेप के अंदर से चेंज कर सकते हैं। और आप कोई भी
लोगो क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली शेप टूल के साथ जिस तरह मैंने अभी आपको ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना सिखाया और उसके बाद मैंने ट्विटर का ये मैंने लोगो ट्रेस करना सिखाया, इसी तरह हम ट्रेसिंग के लिए एक और टूल है जिसे हम फ्री हैंड टूल कहते हैं। ये मैं आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगा, जो प्रॉपर ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी अगर आपने लोगो बनाना है या आपने कोई लोगो बना हुआ है, आपने उसे रीट्रेस करना है, रीड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप ट्रेसिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके शेप टूल के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई और मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जो भी मैं अब न्यू अपडेट इस चैनल पर अपलोड करूं वो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिले। तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।